नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। गुरुग्राम से खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली है। बैठक में 17 समस्याओं पर सुनवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 16 कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिलवाने के लिए नीति बनाई गई है और साथ ही सकतपुर गांव में रोड पर हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि सभी कॉलोनियों में विकास कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल एक्शन में नजर आए। बैठक में नहीं पहुंचे जिला खेल अधिकारी को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। एजेंडे तो लिखित रूप से थे, उसके अलावा भी लगभग 10 लोगों ने जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने भी उस कंप्लेंट्स रखी थी। उन सबके जो समाधान हो सकते थे वो समाधान तुरंत किए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो नीति निर्धारण के हैं, वो हमने चंडीगढ़ के लिए लिख ली है। चंडीगढ़ बैठ करके उनसे वो सारी चीज़ों का निर्धारण कराएंगे। और मुख्य बातें जो आज हुई हैं उसके अंदर एक तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन थे, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी। उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को, वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे और बिल्डर्स से पैसा लेने का जो कार्रवाई है वो सब करेंगे। और जहाँ कंज्यूमर्स ने पैसे भी नहीं दिए हैं वहाँ भी काम को शुरू करके कंज्यूमर से पैसे ले करके और सीधा जो है डिपार्टमेंट उनको बिजली कनेक्शन देगा। ये बहुत जल्दी एक पॉलिसी आ जाएगी। सब लोग इस विषय से, लगभग 16 रिहायशी कॉलोनियाँ ये हैं, तो वहाँ के लोग प्रसन्न थे इस बात से। सिकंदरपुर ड्रेन, उसका पानी जो है सेक्टर 84 में जा रहा था, तो वहाँ MCG, MCM और GMD मिल करके जो कमिश्नर MCG हैं उनकी देखरेख में और एक उस काम को, उस पानी को रोक करके या उसकी प्रोसेस करके काम को सप्लाई करना है, इसका समाधान किया जाएगा। एक है पलड़ा से सकतपुर रोड, उस रोड पर अवैध निर्माण ये काफ़ी हो रहे हैं। अभी चूँकि वो सड़क प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दिखाई गई है, किसी डिपार्टमेंट के नाम वो नहीं है, इसलिए उसका एनक्रोचमेंट को हटाने का काम किसी ने अपने जिम्मे नहीं लिया था। DC के जिम्मे लगाया गया है कि वो उसका अवैध निर्माण भी समाप्त कराएं और वो सड़क किसी एक डिपार्टमेंट को उसको एक प्रकार से अलॉट करा दें। DLF 3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कॉलोनीज MCG को दी जाती हैं, उसके बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना होता है। तो आज शिकायत DLF फेज 3 की थी, उनको कहा गया कि 31 दिसंबर तक अपना वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हैंडओवर कर दें। और इस प्रकार की 14 और कॉलोनियाँ हैं जिन्होंने MCG में ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ, उन सबकी टाइमलाइन तैयार करेंगे, डेफिशिएंसीज उनकी तय करेंगे और उसका जो एस्टीमेट है वो बना करके या तो वो खुद करके उसको डेफिशिएंसी को दूर करेंगे और नहीं तो पैसा MCG को देंगे और MCG उसको दूर करेगा। इसकी एक टाइमलाइन ये सब लोग DTP, MCG और DLF का ये करेंगे। बाकी सब DTP और MCG उन कॉलोनियों के साथ मिल करके और इसका काम पूरा कराएंगे। बसई चौक पर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वहाँ फ्लाईओवर हो रहा है, तो वहाँ जो मास्टर ड्रेन डैमेज हो गई है उसको ठीक करने के लिए GMD एक टाइमलाइन तैयार करेगा, कब तक उसको पूरा करेंगे। और मैंने स्वयं उनको कहा कि कल सवेरे तक मुझे टाइमलाइन दे देंगे और उस टाइमलाइन के हिसाब से GMD उस काम को पूरा कराएगा। एक स्पोर्ट्स के नाते से शिकायत आई थी, लेकिन जब पूछा गया तो DSO आज एब्सेंट था, तो DSO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है। बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति अधिकारी जो है इस मीटिंग से एब्सेंट नहीं रह सकता, तो DSO गुरुग्राम को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या के मामले में निहंग सिख सरदार सरबजीत सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की ओर से मांगी गई 14 दिन की बजाय 7 दिन के रिमांड पर
तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या के मामले में निहंग सिख सरदार सरबजीत सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की ओर से मांगी गई 14 दिन की बजाय 7 दिन की रिमांड दी गई है। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से यह भी कहा है कि हत्या में प्रयुक्त हथियार अभी बरामद किए जाने हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि निहंग सरबजीत सिंह ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 4 नाम बताए हैं, उन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस गुरदासपुर और चमकौर जाएगी। 10 डेज का रिमांड ठीक करा था कि हमको पंजाब जाना है, गुरदासपुर जाना है और उनके अन्य साथियों की पहचान करवानी, आइडेंटिफिकेशन करा के गिरफ्तारी करवानी है और रिकवरी के लिए पुलिस ने मांगा था 14 डेज का। इसको कोर्ट ने 7 डेज का रिमांड दिया है और ये ऑर्डर करे हैं कि रोज उसका मेडिकल कराया जाएगा, डेली उसकी डीडी एंट्री कराई जाएगी जहाँ भी उसको लेके जाएंगे और डेली उसको वकील से मिलने की परमिशन दी जाएगी। और वहीं किसान आंदोलन में मारे गए व्यक्ति को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दुखद और एक निंदनीय ये घटना है जो कल जिस प्रकार का सुबह सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक व्यक्ति को नृशंस हत्या जिसको कह सकते हैं की गई है और उसके बारे में संज्ञान लिया गया है, उसकी एफआईआर हो गई है और उसके ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। जो भी कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है, उसने अपनी इस जिम्मेवारी ली है अपने ऊपर कि मैंने मर्डर किया है। अब उसने किया है किसी और ने किया है ये जांच में ही पता लगेगा, लेकिन जांच करके तहकीकात करके जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए ये निर्भर करता है कि वो उससे अगर किनारा करते हैं तो उससे अपनी दूरी कितनी बनाते हैं। अगर उन्होंने दूरी बिल्कुल नहीं बनाई है, अभी भी उनके सपोर्ट में ये लोग बैठे रहते हैं निहंग लोग, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो अगर उनसे दूरी बना लेते हैं, उनको एक प्रकार से उनसे अलग हट जाते हैं तो पूरी तरह से अलग हटते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ एसकेएम ने अपनी जो भूमिका है। और वहीं सिंघू बॉर्डर पर हुए युवक की निर्मम हत्या पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि ये अमानवीय घटना है। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि शरारती तत्व आंदोलन में घुसे हुए हैं। पहले भी कह चुका हूं कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी आदमी चाहे वो किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, इस तरह की घटनाओं के हक में नहीं बोल सकता और इस बारे में समाज को खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उसको क्या कदम उठाने चाहिए। निंदा मैं कहता हूँ कि कोई आदमी इसके हक में बोल ही नहीं सकता, हर एक आदमी इसके निंदा ही करेगा। कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो गई है, पुलिस अपना कानून अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो हमारे जो जत्थेदार हैं, जत्थेबंदियाँ हैं, उनको विचार करना चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर कई तरह के तत्व घुस चुके हैं जो उनके काबू में नहीं है, तो उनको खुद विचार करना चाहिए। आंदोलन करने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है, लेकिन उसमें जिस तरह की ताकतें घुसी हुई हैं उनके बारे में उनको चौकन्ना रहने की। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की तुलना तालिबानी क्रूरता से करते हुए कहा है कि यह घटना भारतीय समाज और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। तरन तारण के रहने वाले लखबीर सिंह की हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है और जिस प्रकार से तालिबान के लोग सताकर अमानवीय कृत्य कर करके लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, उसी प्रकार से लखबीर को सिंधु बॉर्डर के ऊपर मौत के घाट उतारा गया और संयुक्त किसान मोर्चा 4 घंटे तक इस हत्याकांड को आंखें मूंदे देखता रहा। क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि एक नौजवान युवक को उसके शरीर के अंदर किस तरह से कृपाने घोप घोप कर, किस तरह से भाले घोप घोप कर उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं और इतनी भीड़ में से किसी की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि उस दलित युवक की जान बचाई जाए। मैं इस घटना की
घोर निंदा करता हूं। और वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सिंघू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड की निंदा की है। कहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जिस तरीके से हुआ है, ये एक तो बड़ा घृणापूर्ण तरीके से मर्डर हुआ है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी को पूरी तरह। और ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बीजेपी विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं ऐलनाबाद से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जीतेंगे। जंगबाजी हो या कुछ भी हो, हम तो मुद्दों की बात करते हैं कि हरियाणा में हमने पिछले 7 वर्ष में जिस प्रकार का काम किया है और ईज ऑफ लिविंग के नाते लोगों की जीवन शैली को बहुत आसान किया है, उनकी समस्याओं को ख़त्म किया है, उन गरीब लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं। टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हमने उनको हर चीज़ उनके घर पर कैसे उपलब्ध हो, उन योजनाओं का, स्कीमों का लाभ उनको कैसे हो। भ्रष्टाचार हमने समाप्त किया है, भर्ती हमने मेरिट पर की है, कर्मचारियों के लिए हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, किसानों को उनकी आय डबल करने के लिए कितने हमने आयाम खड़े किए हैं। मंडियों में स्मूथ जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, पैसा उनको डायरेक्ट जो है वो जा रहा है। खराबा होने पर उनकी जो मुआवजा है वो पूरा या तो बीमा कंपनियां ने देती हैं, नहीं तो सरकार देती है। ऐसे कितने ही काम गिनाए जा सकते हैं। उन कामों के आधार के ऊपर आज वहाँ का बच्चा बड़ा बूढ़ा सब खुश है। केवल मात्र कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो उस आंदोलन की आड़ में विरोध करते हैं। स्वाभाविक है, कुछ लोग विरोध भी करेंगे, अगर करते हैं तो विपक्ष का अपने काम है, लेकिन वहाँ जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गोविंद कांडा को जिताने। और वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उपचुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार है और दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर वार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अभय चौटाला को वो सीरियस नहीं लेते। भाजपा का उम्मीदवार कांग्रेस से लड़ रहा है और ऐसी परिस्थितियां रही है जो पॉलिटिकली कदम उठाने पड़ते हैं। और मुझे लगता है गठबंधन ने मजबूत उम्मीदवार वहाँ उतारा है, लेते हैं। वो तो ये कह रहे थे वो प्रचार में नहीं जाएंगे फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। आज क्या हालात है। मैं तो निरंतर कहता आया हूँ, जो आदमी राजनीति को सीरियसली नहीं लेता वो फिर राजनीति में कामयाब नहीं, और आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा उसका भी जवाब है। और वहीं जेपी दलाल ने ऐलनाबाद उपचुनाव पर कहा है कि उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार का विरोध वही जत्थेबंदी कर रहे हैं जो 10 महीनों से विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की जनता बनी बनाई सरकार में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी को जिताएगी और अपने क्षेत्र का विकास करेगी। 10 महीने से जो आंदोलनकारी लोग हैं, जत्थेदार हैं, उन्होंने ये कोशिश ये कर रखी है कि जहाँ भी जाएं विरोध दिखाएं और उसी नीति पे चलते हुए उस चुनाव में भी कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ऐलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे करके अपना पूरा सहयोग कर करके सरकार जो बड़ी बनाई है अगले 3 साल तक उसमें हिस्सा करेंगे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। सरकार अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत सभी मुद्दों को लेकर विफल रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनाज मंडी में धान की खरीद सही ढंग से नहीं हो रही है। आज किसान परेशान हैं। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। ऐसी लच्चर सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार जो है, लोग परेशान हैं इससे। और आपका इनको अब 2 साल पूरे होने पे, क्योंकि ये बिल्कुल विफल सरकार हुई है, हमने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। वहाँ करनाल हो चुका है और ये ऐलनाबाद चुनाव के बाद हम उसके बाद जीत करेंगे और एक महीने में 2 जगह ये जरूर करेंगे। एक जीत करेंगे, दूसरा स्थान हम आपको बता देंगे जीत। तो बुरा हाल है। मैं तो उसका एक करनाल मंडी की सवाल नहीं है, जहाँ पे भी दान का पैदा और डीएपी खाद जो है हाय तौबा मची हुई है। किसान के साथ अब वो तो बढ़ गया, लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। समय पे खाद नहीं मिलता, समय पे बीज नहीं मिलता, पानी की वैसी किल्लत है, बिजली कई घंटे गायब हो जाती है।
बिजली का संकट वैसे चल रहा है। हाँ, और जो मांग की हमने भाई जो ज़्यादा बारिश हुई उससे जो फसल का खराब हुई है उनका मुआवजा देने की बात कही, गिरदावरी करके अभी तक तो किसी को मिला नहीं कुछ। अपनी विफलता छुपाने के लिए दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, क्योंकि ये विफल सरकार है, ये हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं। इनको चाहिए कि जो किसान इतने दिनों से बैठे हैं तुरंत अपना वो करके वार्तालाप शुरू करवा के सम्मानजनक इसका निकालना चाहिए। और कोई भी समस्या हो प्रजातंत्र में उसका तरीका ही है बातचीत से, वार्तालाप से निकलेगा। भाई विचारों का आदान प्रदान हो, फिर उसका समाधान तो निकलेगा ना, आदान प्रदान से निकलेगा। जो वार्ता इनकी बातचीत शुरू करवानी चाहिए और हरियाणा को। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने बाजरा खरीद को लेकर कहा है कि सरकार की तरफ से पूरी योजना बनाई गई है और सभी किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा। बाजरे के बारे में हमने जैसे पहले बताया कि चूँकि पिछली बार हमने प्रोक्योरमेंट किया है तो बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान का बाजरा और जो पिछला स्टॉक कुछ व्यापारी लोग कर लेते हैं वो सब उस रेट में प्रोक्योरमेंट में वो सब आ जाते हैं। उसमें कई बार तो बाजरे की जो क्वालिटी होती है, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो भी पूरे नहीं होते हैं। और इस बार तो बाजरा जो कि वर्षा के कारण से काफ़ी उसको खराब भी बहुत हुआ है। तो हमने एक निर्णय लिया कि हर किसी को जिसका खराब हुआ, अगर सरकार खरीदती तो शायद खराब बाजरे को हम नहीं खरीदते, और नहीं खरीदते तो उनको कोई लाभ नहीं होता, वो जो कम रेट पर ही बिकता। इस बार कम रेट बिके, ज़्यादा रेट बिके, हमने सबको 600 रुपया क्विंटल ये एक भावांतर भरपाई के नाते से उनको देने का तय किया है। बहुत लोगों को चला भी गया है। बाकी अगले सप्ताह के अंदर सब ने जितना जितना बाजरा रजिस्टर किया हुआ है उसके हिसाब से जो उनकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से उनको 600 रुपये क्विंटल उनको चला जाएगा। जहाँ तक दो हमारी एजेंसीज हैं, हैफेड और वेयर हाउसिंग, उनको हमने कहा है कि जो अच्छा बाजरा है जिसको हम लोगों को पीडीएस में बांटना चाहते हैं वो अच्छा बाजरा वो भी खरीदेंगे जितना खरीद। और वहीं प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जमाखोरी की वजह से ये परेशानी हुई है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा है कि ये समस्या केवल कालाबाजारी करने वालों की है। हरियाणा में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और रात भर के हमने परसों पूरे प्रदेश का रिव्यू लिया था। खाद पर्याप्त मात्रा में, लोग क्योंकि आने वाले दिनों में जो रैक्स की डिलीवरी होनी है, चाहे वो डीएपी की हो, यूरिया की, उसके ऊपर अपनी फसल बिजाई का इंतज़ार ना करते हुए पहले ही स्टॉक करने लग गए। तो हमने अब सेग्रीगेट किया है कि जहाँ सरसों की बुआई होनी है पहले खाद उन जिलों में उपलब्ध होगी, और जहाँ वीट की बुआई होनी है 15 दिन बाद उन जिलों के अंदर फिर खाद को डाइवर्ट करी जाएगी। इसका एक प्लान भी बना लिया गया है, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को भी बता दिया गया है। और ऑल्टरनेटिव जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, एसएसपी हो, एनएपी हो, उनको भी किसान उपयोग करे, इसके बारे में भी किसान को एग्रीकल्चर विभाग जागृत कर रहा है। 6 राज्यों में भी खाद की कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी इस बारे में कई बार बता चुका हूँ। ये सिर्फ कालाबाजारी करने वाले लोग हैं और ये उसी तरह की ताकतें हैं जो भ्रम बना करके जो कहते थे मंडियाँ टूट जाएंगी, जो कहते थे ज़मीन चली जाएगी, जो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, वही लोग ये कर रहे हैं कि खाद ख़त्म हो गई है। पिछली बार लगभग 20 लाख बोरी खाद आया था, अक्टूबर के महीने में 20 लाख की ज़रूरत थी। इस बार हम उससे ज़्यादा खाद जो है किसानों को दे रहे हैं और हरियाणा की एक एक एकड़ ज़मीन का हमारे पास डाटा है। कहीं पर कोई खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अभी खाद की ज़रूरत सिर्फ हमारे जहाँ सरसों की बिजाई चली है एक आध दिन से, गेहूं की बिजाई नवंबर में आएगी। किसी किसान के लिए खाद की वजह से, डीएपी की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हमने सख्ती इसलिए कर रखी है कि कालाबाजारी बहुत होती है, कालाबाजारी करने वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं। और हमारे प्रदेशों में, पड़ोस के जो प्रदेश हैं, राजस्थान है, पंजाब है, वहाँ ज़रूर खाद की दिक्कत है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। राजनीतिक स्थिति, महंगाई और कृषि संकट और भारत के किसानों के मुद्दे इसमें शामिल रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20
सितंबर के बीच में होंगे। CWC सदस्यों का पूर्ण सत्र अगले साल सितंबर या फिर अक्टूबर में होने की संभावना है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने बताया है कि 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो कि 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कांग्रेस देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति का सार पूछें तो वो सार है एक जमीनी स्तर का जन जागरण अभियान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े नेता की ट्रेनिंग, कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया का समापन शुरुआत से समापन तक, और एक जमीनी संघर्ष का आह्वान। तो एक जन जागरण अभियान, एक जमीनी संघर्ष का अभियान, कांग्रेस और देश के बारे में भिन्न भिन्न नीतियों पर जिनकी चर्चा वेणुगोपाल जी ने की, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं तक, प्रांत और देश के जो अग्रणी लोग हैं उन तक एक व्यापक ट्रेनिंग अभियान, और कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया का शुरुआत से समापन तक का स्केड्यूल। ये 4 सार इसके हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किए। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता जाहिर की कि किस प्रकार से देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को लेकर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता किया है। 1 साल के करीब बीत गया, परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। कांग्रेस कार्य समिति ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, इनके ऊपर जो लगातार उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, उस पर गहन चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार से 70 साल में देश की कमाई संपत्ति को बेचकर मोदी जी अपना सरकार चलाना चाहते हैं, यह अपने आप में देशद्रोह से कम की परिभाषा में नहीं आता, और इसे लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा।